हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ डीएलएड अभ्यासक्रम मॉड्यूल के द्वितीय वर्ष यानी कि एचवाई के कोर्स नंबर 5 ब के साथ। आज हम लोग गाइस देखने जा रहे हैं हिंदी का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं साहित्यकार। उसका आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के जीवन एवं कवन का परिचय। उसमें हम आज पहुंचे हैं लास्टवा टॉपिक, जिसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। गाइस, जो पिछले सारे साहित्यकार हैं, तुलसीदास जी, मैथिली शरण गुप्त से लेके सुभद्रा कुमारी चौहान तक के सारे जो वीडियोस हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी, तो वहां से आप उसको देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि चतुष्टय में पंत, प्रसाद, निराला तथा महादेवी सुमित्रा नंदन पंत का स्थान विशिष्ट है। अंग्रेजी कवि बायरन का यह कथन, मैं मनुष्य से कम प्यार नहीं करता हूँ, पर प्रकृति को मनुष्य से अधिक प्यार करता हूँ, यह हिंदी कवि पंत के लिए अक्षरशः उपयुक्त है। पंत हिंदी के विकासमान कवि रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो छायावादी कवियों का जो 4 मेन कवि है, उसमें वो सबसे पहले है पंत, फिर है प्रसाद जी, फिर निराला और महादेवी। उसमें जो सुमित्रा नंदन पंत जी का स्थान है वह बड़ा ही विशिष्ट स्थान है। और अंग्रेजी कवि बायरन नामक जो व्यक्ति है, उनका यह कथन है कि मैं मनुष्य से कम प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन प्रकृति को मनुष्य से अधिक प्यार करता हूँ। तो यह जो लाइन है वह हमारे हिंदी कवि पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत के लिए अक्षरशः उपयुक्त है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कारण रीजन दिखाया गया है कि आरंभ में इन्होंने अनुपम प्रकृति काव्य दिए, किंतु जैसे जीवन का साक्षात्कार होता गया, वैसे वैसे प्रकृति के माया लोक को छोड़कर ठोस धरती पर कदम रखने लगे। तब यथार्थ जीवन के गाने गाने लगे, किंतु कभी यथार्थवादी चिंतन में भी तृप्ति नहीं मिली, तो वे आध्यात्म की ओर मुड़ गए। देखिए ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी है, वे बड़े ही विकासमान कवि है, विकासशील कवि है। उन्होंने सबसे पहले जब आरंभ किया था कविताएं रचने का, लिखने का, काव्य, तभी पहले वे प्रकृति के आधार पर कविताएं लिखते थे। बाद में जब जब जैसे जैसे उनको जीवन का साक्षात्कार होता गया, वैसे वैसे वे प्रकृति के माया जाल को छोड़कर धरती पर ठोस कदम रखने लगे, और बाद में वे यथार्थवादी चिंतन की कविताएं हैं वह रचते थे, लेकिन उनमें भी उनको कोई अच्छी सी तृप्ति नहीं मिली, तो वे आगे ही बढ़ते गए और वे अध्यात्म की ओर मुड़ गए। अब वे प्रभु की परम सत्ता के गुणगान गाने लगे हैं। ऐसे निरंतर विकासशील कवि पंत का जीवन कवन का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले वे विकासशील क्यों कहलाए? सबसे पहले वे प्रकृति के काव्य लिखते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने ठोस धरती पर कदम रखना शुरू किया, बाद में वे यथार्थवादी कविताएं लिखने, और अंत में वे अध्यात्म की ओर बढ़ गए, और बाद में वे अब तो प्रभु के ही गुणगान गाते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि उनका जीवन परिचय। सबसे पहले है कि प्राकृतिक सौंदर्य की सुरम्य स्थायी अल्मोड़ा जिले के पर्वतीय गांव कौशानी में पंत जी का जन्म 21 मई सन 1900 को हुआ था। 1900 में उनका जन्म हुआ था। देखिए साल कौन सी है, 21 मई 1900 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ? अल्मोड़ा के जिले पर्वतीय गांव कौशानी में। અલમોડા જિલ્લા અને कौशानी એનું ગામનું નામ છે। माता सरस्वती, उनकी माँ का नाम था सरस्वती, पुत्र को जन्म देकर 6 घंटे के पश्चात स्वर्गवासिनी हो गई। पिता पंडित गंगादत्त अंग्रेज के चाय के बगीचे के मुनीम और लकड़ी के ठेकेदार थे। देखिए यहाँ पे जो उनके पिता का नाम है वह है गंगादत्त, और माता का नाम है सरस्वती देवी। उनके पिता थे, वे चाय के बगीचे के मुनीम थे और लकड़ी के ठेकेदार थे। 3 बड़े भाई के पश्चात वे सबसे छोटे थे, यानी कि वो टोटल 4 भाई थे, ऐसा कहा जा सकता है। फूफी की गोद में उनका लालन पालन हुआ था।
बचपन से बड़े शांत और सीधी प्रकृति के बालक थे। न खेलने का या न कूदने का शौक था। अपने मकान के पास खड़े देवदार के वृक्ष की ओर निहारना तथा उनसे पीले पर्णों को गिरते देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। देखिए, जब सुमित्रा नंदन पंत जी छोटे थे तभी उनको कोई खेलने वेलने का या कूदने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था। ठीक है, उनका जो सबसे बड़ा शौक था वह है कि उनके घर के पास एक देवदार का बड़ा वृक्ष था। वह उन्हें निहारते थे और जो पीले पड़ चुके पत्ते थे वो गिरते थे, उन्हें देखने का उन्हें बहुत पसंद था। आगे देखते हैं कि 4-5 साल की अवस्था में बालक पंत की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। देखिए, 4-5 साल की अवस्था में 11 वर्ष की अवस्था में पंत को अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भर्ती करवाया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल में 11 वर्ष की उम्र में यही उनकी रुचि हिंदी की ओर पैदा हुई। सन 1916 में उनकी प्रथम काव्य रचना अल्मोड़ा अखबार में छपी। देखिए, उनकी प्रथम काव्य रचना है वह 1916 में किसमें? अल्मोड़ा अखबार में छपी। अपनी काव्य प्रतिभा को ज्यादा समृद्ध करने के लिए पंत जी ने छंद प्रभाकर तथा काव्य प्रभाकर का अध्ययन किया। दिन प्रतिदिन कविता के प्रति प्रेम बढ़ता गया। आगे है कि अल्मोड़ा से वाराणसी आए। यहाँ उन्होंने हाई स्कूल पास किया तथा बंगला साहित्य का अध्ययन किया। देखिए, यहाँ पे क्या किया? वाराणसी में उन्होंने हाई स्कूल पास किया और बंगला साहित्य का अध्ययन शुरू किया। सरोजिनी नायडू की कविताएं और प्रसाद का झरना पढ़ा। काव्य लेखन की रुचि बलवत्तर होती गई, यानी कि बलवान होती गई। प्रयाग के कवि सम्मेलन में स्वप्न कविता पढ़ी। देखिए, प्रयाग का जो कवि सम्मेलन था उसमें उन्होंने अपनी जो स्वप्न नामक कविता थी, स्वप्न नामक शीर्षक की कविता वहां उन्होंने पढ़ी। श्रोताओं द्वारा वह बहुत पसंद की गई। अब पंत नवसिखिए कवि न रहकर ख्याति प्राप्त कवि बन गए थे। यानी कि अब जो पंत जी है वह नए नए कोई कविता में कवि की दुनिया में या कविता में कदम रखने वाले कवि नहीं रहे हैं। वह अब ख्याति प्राप्त करने वाले कवियों में से एक बने हैं। पंत जी ने अंग्रेजी काव्यों का भी अध्ययन किया। सन 1921 यानी कि 1921 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने कॉलेज छोड़ा। इसका एक लाभ यह हुआ कि पंत शिक्षा को छोड़कर सरस्वती की एकांत साधना में लीन हुए। कवि के रूप में पंत ने बहुत ही यश प्राप्ति की। आगे है कि पंत जी का व्यक्तित्व बाहर भीतर सभी ओर से बड़ा सुकुमार, कोमल और कमनीय था। उनका चंपा जैसा गोरा वर्ण, बड़े बड़े भावपूर्ण नेत्र, पतले अधर, नुकीली नासिका और इन सब के ऊपर लंबे बाल, खाते रेशम से सुनहले केश के पंत जी सौंदर्य की साक्षात मूर्ति से लगते थे। अपनी प्रकृति, व्यवहार, वेशभूषा, बातचीत सभी में पंत जी बड़े सरल, बड़े सौम्य, बड़े शांत और बड़े मितभाषी, शिष्ट और सुसंस्कृत थे। अभी फिर से एक बार देख लेते हैं कि उनके जीवन परिचय में क्या क्या हम लोग ने देखा है। देखिए, उनका जीवन परिचय में सबसे पहले हमने देखा कि उनका जन्म है वह अल्मोड़ा जिले में कौशी नामक गांव में हुआ था। वह तारीख थी 21 मई 1900 के सन 1900 में हुआ था। उनकी माता का नाम है सरस्वती देवी और उनके पिता का नाम है गंगादत्त। उनकी माता है वह जन्म देने के 6 घंटे पश्चात स्वर्गवासिनी हो गई और उनके पिता है वह अंग्रेज के चाय के बगीचे के मुनीम और लकड़ी के ठेकेदार थे। उनके 3 बड़े भाई थे और उसके पश्चात वे सबसे छोटे भाई थे। आगे है कि उनको बचपन में खेलने कूदने का शौक नहीं था। उनके घर के पास एक देवदार का पेड़ लगा था, उसको निहारते थे और उसमें से जब पीले पड़ चुके वर्ण गिरते थे उन्हें देखने का उन्हें बहुत शौक था।
4-5 साल की उम्र में उनकी शिक्षा शुरू हुई। 11 साल के हुए तब उनको अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भर्ती करवाया गया था। सन 1916 में उनकी प्रथम काव्य रचना अल्मोड़ा अखबार में छपी थी। आगे है कि अल्मोड़ा के बाद वे वाराणसी आए थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी हाई स्कूल पास की और बंगला साहित्य का अध्ययन शुरू किया। प्रयाग के कवि सम्मेलन में उन्होंने स्वप्न शीर्षक नामक कविता पढ़ी और श्रोताओं द्वारा वह बहुत ही पसंद की गई। अब वे कोई नए कवि नहीं थे, लेकिन वह ख्याति प्राप्त किए हुए कवि बन गए थे। पंत जी ने आगे चलकर अंग्रेजी काव्यों का भी अध्ययन शुरू किया और सन 1921 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इस प्रकार कॉलेज छोड़ने का जो उनको महत्वपूर्ण लाभ हुआ वह था कि सरस्वती की साधना में वे लीन हो गए। आगे है कि उनका जो व्यक्तित्व है बाहर और भीतर दोनों तरह से सुकोमल था। उनका वर्ण गोरा था, बड़े-बड़े और भावपूर्ण नेत्र थे, पतली अधरें थी, नुकीली नासिका और इन सब के ऊपर वे लंबे बाल रखते थे जो बड़े ही रेशम जैसे थे। ऐसा लगता था कि वह सौंदर्य की साक्षात मूर्ति है। अपनी प्रकृति, व्यवहार, वेशभूषा और बातचीत सभी पंत जी को बड़े सरल, सौम्य और बड़े शांत, मितभाषी और शिष्ट तथा सुसंस्कृत थे। आगे बढ़ते हैं कि उनका कवन का परिचय देखते हैं। पंत जी ने अब तक अपने अनेक काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार है। देखिए उनकी जो रचनाएं हैं उसमें सबसे पहले है कि काव्य, दूसरा गीति नाटक, तीसरा उपन्यास, चौथा है कहानी संग्रह, पांचवा निबंध संग्रह और उसके बाद छठा है अनुवाद। सबसे पहले है कि काव्य में उनके कौन कौन से हैं वह देख लेते हैं। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी, अभिषेकता, लोकायतन यानी कि महाकाव्य है वो, और मुक्ति यज्ञ वह खंड काव्य है। यह सारे थे वे उनके काव्य रचनाएं। आगे है कि गीति नाटक, उसमें है कि ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, युग पुरुष और सौवर्ण। उपन्यास में उनका है हार। ये देखिए, ये हार का जो है उपन्यास उन्होंने एक ही लिखा था जिसका नाम है हार। यह कई बार प्रश्न में पूछा गया कि हार नामक उपन्यास किस साहित्यकार का है, तो उसमें आएगा सुमित्रा नंदन पंत। उनकी कहानी संग्रह कुल 5 है। निबंध संग्रह में है गद्य पद्य, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन और अनुवाद में है मधुज्वाल नाम से उमर खयाम की रुबाइयों को हिंदी रूपांतर। तो यह था उनका कवन। आगे देखते हैं कि उनके काव्य संग्रहों में एवं गीति नाट्यों से चुनी हुई कविताओं के संकलन पल्लविनी, आधुनिक कवि, चिदंबरा, कविश्री, रश्मिबंध एवं सुमित्रा नंदन पंत आदि नामों से प्रकाशित हो चुकी है। उनकी साहित्य सेवा को लक्ष्य में रखकर उन्होंने साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य सदा परिवर्तनशील होता है, क्योंकि साहित्यकार स्वयं परिवर्तनशील होता है। देखिए, साहित्य जो है वह सदा परिवर्तनशील होता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि साहित्यकार स्वयं ही परिवर्तनशील होता है। समझ में आया आपको? आगे है कि पंत जी मूलतः प्रेम, सौंदर्य तथा जीवन की कोमलतम भावनाओं के सुकुमार कवि थे। प्राकृतिक सौंदर्य और सुषमा से काव्यारंभ करने वाले कवि युगांत, युगवाणी और ग्राम्य में जीवन की कटु सत्यों का चित्रण करने लगा था। जीवन की कटुता से थक कर वह आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हुए। पंत का प्रकृति वर्णन, प्रतीक विधान, प्रकृति का मानवीकरण आदि हिंदी काव्य साहित्य का योगदान है। काव्य शिल्प की दृष्टि से महाकाव्य लोक
कायत्न निश्चित ही उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो है वह सुमित्रानंद पंत जी का जीवन कवन और उनका जो परिचय है वह संपूर्ण किया। आइए अभी बढ़ते हैं आगे की ओर इकाई का सारांश। साहित्य मनुष्य को भावात्मक शिक्षा देकर उसे मानव बना सकता है। यह बात तो सही है। अगर सुनिए आपकी जरा सोचो कि हम लोग में अगर भावनाएं ही ना होती तो हम लोग कैसे होते, शायद मनुष्य ही ना बन पाते। सही बात है ना कि जो साहित्य है वही हमें भावनात्मक शिक्षा दे सकता है। आगे है कि वह प्राणी मात्र के कल्याण करता है। साहित्य की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अनुभव है। इसलिए प्रस्तुत इकाई में चुने हुए साहित्य के स्वरूप और साहित्यकारों के जीवन एवं कवन का परिचय प्राप्त किया है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग ने जो है वह 5वां चैप्टर हिंदी का है वह पूर्ण किया और यहाँ पे हम लोग की हिंदी का जो संपूर्ण कोर्स है वो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे नए कोर्स के साथ और नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने मेरा ये पूरा वीडियो देखा इसके लिए, और कोई भी आप लोग को क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दे दूंगी। मिलती हूँ जल्दी आपसे नए चैप्टर और नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।